नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता का 13वां दौर आज सवेरे मोल्दो में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से किर्गिज गणराज्य और आर्मीनिया की 4 दिन की यात्रा पर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 94 करोड़ 62 लाख से अधिक। भारतीय रेल आज से त्योहारों के लिए विशेष रेल सेवा शुरू कर रहा है। और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत और डेनमार्क ने आपसी सहयोग बढ़ाने के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौतों पर सहमति बनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क ने महामारी के दौरान भी सहयोग जारी रखा। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पहले दोनों देशों ने पर्यावरण सुरक्षा साझेदारी का ऐतिहासिक फैसला किया था। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ये पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में नई भागीदारी शुरू की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कृषि तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया है। भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी में भी हमने सहयोग करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर्स, फिशरीज, एक्वाकल्चर आदि अनेक क्षेत्रों की टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा। हम स्मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेस्ट और एफिशिएंट सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कहा कि भारत और डेनमार्क दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों ही नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। सुश्री फ्रेडरिक्सन ने कहा कि दोनों देश स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। Our cooperation between India and Denmark is a great example on how green growth and green transition can go hand in hand. We agreed to work even closer together on areas as health and agriculture. भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 13वें दौर की वार्ता आज वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट मोल्दो में होगी। पूर्वी लद्दाख के बाकी क्षेत्रों से सेना हटाने पर विचार विमर्श के लिए 2 महीने के अंतराल के बाद भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच बातचीत हो रही है। दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों के बीच पिछली बातचीत 31 जुलाई को हुई थी। एक रिपोर्ट।
सैन्य गतिरोध के बाद से पूर्व लद्दाख में दूसरी सर्दी से पहले चीन की तरफ मोल्डो में आज 10:30 बजे भारत और चीन 13वीं बार मिल रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि वार्ता के यह दौर पूर्व लद्दाख में हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग क्षेत्रों पर केंद्रित है। पिछले साल अप्रैल से सैन्य गतिरोध के बाद से गलवान में खूनी आमना सामना छोड़कर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने में 12 दौर की वार्ता के वांछित परिणाम मिले हैं। आज पीएलए के नव नियुक्त पश्चिम थिएटर कमांडर जनरल वांग हाईजियांग 13वीं दौर की वार्ता में फायर एंड फ्यूरी कोर जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीजे मेनन के नेतृत्व वाली भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मेजबानी करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की आज से किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और आर्मीनिया की 4 दिन की यात्रा शुरू हो रही है। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के दौरे पर आज किर्गिज गणतंत्र पहुंचेंगे। विदेश मंत्री के रूप में किर्गिज की ये उनकी पहली यात्रा है। वहां के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके बाद विदेश मंत्री कजाकिस्तान जाएंगे। वे कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एशिया में संपर्क और आपसी विश्वास बढ़ाने के उपायों पर गठित मंच की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। कजाकिस्तान इस मंच का वर्तमान अध्यक्ष है और उसी ने इसे स्थापित करने की पहल की है। डॉक्टर जयशंकर की कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के अलावा अन्य नेताओं से भी मिलने की आशा है। 12 और 13 अक्टूबर को विदेश मंत्री आर्मीनिया के दौरे पर रहेंगे। आर्मीनिया के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री के साथ बैठक के अलावा प्रधानमंत्री और आर्मीनिया की राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर की यात्रा तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा का अवसर देगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय विकास पर आपसी विचार भी साझा किए जाएंगे। ये यात्रा व्यापक पड़ोस के देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के भारत के जारी प्रयासों के तहत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा के बिना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था संभव नहीं है। भारतीय तटरक्षक बल के अलंकरण समारोह में श्री सिंह ने कल कहा कि देश के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रखने से सुरक्षा के साथ ही आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होता है। आज हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस राह में अनहिंडर्ड मैरीटाइम एक्टिविटी हमारी एक प्रमुख आवश्यकता है। एक राइजिंग मैरीटाइम पावर होने के चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है। इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया है। ये फैसला 13 सितंबर से प्रभावी होगा। राज्यसभा सदस्य वाईएसआर कांग्रेस के वी विजय साई रेड्डी को वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा गृह संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि लोकसभा सदस्य पीसी गड्डी गाउडर कृषि संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा सदस्य जुएल ओरांव रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा सांसद पीपी चौधरी विदेशी मामलों संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे। जयंत सिन्हा वित्त समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों से अगले कुछ दिनों में टीकाकरण में तेजी लाने को कहा है ताकि 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कल 19 राज्यों के प्रधान सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। श्री मांडविया ने बताया कि विभिन्न राज्यों के पास 8 करोड़ से भी ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। देश में अब तक 94 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 68 करोड़ से अधिक पहली डोज और 26 करोड़ 62 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
देश की आबादी के सर्वाधिक संवेदनशील समूहों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक टीकाकरण अभियान की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मुंबई में पिछले कुछ दिन से कोरोना रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए मुंबई नगर निगम ने लोगों से त्योहारों के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। बीएमसी ने 260 जांच केंद्र खोले हैं, जहां कोविड जांच मुफ्त में की जा रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अधिकांश क्षेत्रों के खुलने और त्योहार के माहौल में मुंबई में दैनिक कोविड की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में शहर के दैनिक कोविड मामलों की संख्या 500 से ऊपर थी। शहर में कल 523 मामले और 3 कोविड मौतें दर्ज की गई। बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक 6 अक्टूबर को शहर में एक दिन में 621 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 14 जुलाई के बाद सबसे अधिक दैनिक कोविड मामलों की संख्या थी। हालांकि शहर में कोविड इलाज से ठीक होने का दर 97% पर स्थिर रहा है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पहली और दूसरी दोनों खुराक को मिलाकर 2 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से राज्य में करीब 1 करोड़ 42 लाख लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीके की पहली डोज और 58 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। इस बीच औसत पॉजिटिविटी दर 0.10% पर आ गई है। राज्य में 6 जिलों में वर्तमान में कोरोना संक्रमण का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता का 13वां दौर आज सवेरे मोल्दो में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और आर्मीनिया की 4 दिन की यात्रा पर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 94 करोड़ 62 लाख के पार। भारतीय रेलवे आज से त्योहारों के लिए विशेष रेल सेवा शुरू कर रहा है और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। चिकित्सा जांच के बाद आशीष को आज अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मामले की जांच कर रही टीम के प्रमुख डीआईजी सहारनपुर उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने दिन भर पूछताछ करने के बाद आशीष को गिरफ्तार करने का फैसला किया, क्योंकि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था और उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। आशीष कल सुबह क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था। पुलिस ने आशीष से पिछले रविवार को हुई घटनाओं के सिलसिले में पूछताछ की थी, जिसमें हुई हिंसा के चलते 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में 2 अन्य अभियुक्त पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। आशीष के वकील अवधेश ने बताया कि कल स्थानीय अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि आशीष को पुलिस रिमांड में दिया जाए या नहीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नंदीग्राम हत्या मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देवव्रत मैती की हत्या का है। सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 30 सितंबर को मामला दर्ज किया था। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा में नंदीग्राम में चिलाग्राम के भाजपा कार्यकर्ता मैती को मार दिया गया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और चुनाव बाद हुई हिंसा के सिलसिले में कई मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले इस वर्ष अगस्त में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसक घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने कम गंभीर अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का भी निर्देश दिया था।
इस वर्ष 2 मई को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद विभिन्न स्थानों पर कई हिंसक घटनाएं हुई थीं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि मुंबई में एक जहाज पर छापे और मादक पदार्थों की बरामदगी के सिलसिले में एनसीबी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद, मनगढ़ंत और पूर्वाग्रस्त हैं। अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासे और उनके बयान के आधार पर 6 और ऑपरेशन कंडक्ट किए गए जो बाद में हुए हैं 6 फॉलोअप सीजर, उसमें 10 आदमियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और विभिन्न प्रकार के ड्रग जैसे एक्सटेसी, मेफेड्रॉन, हाइड्रोपोनिक वीड, चरस वगैरह इनसे बरामद हुए हैं। लगातार हो रही गिरफ्तारियां और ड्रग की रिकवरी इस ओर इंगित करती है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारी युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इस केस का अन्वेषण जारी है और आने वाले समय में हम सभी इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर सकेंगे। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए आज से विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। रेलवे ने आज से 21 नवंबर के बीच 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मध्य रेलवे राजेश कुमार ने बताया कि विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया गया है। आने वाले त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक तैयारी की है। इसी कड़ी में हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के लिए नई दिल्ली, आनंद विहार से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा एवं जयनगर के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग हटिया से गोरखपुर के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने जा रहे हैं और सियालदह से हरिद्वार के लिए भी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। ये जितनी भी हमारी स्पेशल ट्रेनें हैं ये पूर्णतः आरक्षित हैं, तो यात्रियों से निवेदन है कि वे अग्रिम में ही इन रेलगाड़ियों में अपना आरक्षण करा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक प्रमुख उद्योग संगठन है जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का सामूहिक प्रतिनिधि होगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप देश को स्वावलंबी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनाने में सहयोग देगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में क्वालीफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स लीग मुकाबलों के बाद अंक तालिका में सबसे ऊपर है। एलिमिनेटर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने होंगी। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस संघर्ष की एक झलक। 10 अक्टूबर स्वतंत्रता सेनानी बदरुद्दीन तैयबजी की जयंती है। उनका जन्म 1844 में आज ही के दिन बम्बई में हुआ था। तैयबजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। वो कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल 1887 से 1888 तक रहा। तैयबजी की शिक्षा
यूरोप में हुई। वो दिसंबर 1867 में भारत लौट आए और बंबई उच्च न्यायालय में पहले भारतीय बैरिस्टर बने। उस समय अदालतों में कोई भी भारतीय जज या वकील नहीं होता था। बंबई उच्च न्यायालय के जज के रूप में वो साहस और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसका प्रमाण 1897 में राजद्रोह के मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक को मिली जमानत थी। जबकि इसके पहले के जजों ने तिलक की जमानत याचिका 3 बार खारिज कर दी थी। उनकी वकालत का लोहा गांधी जी भी मानते थे। एक बार उन्होंने स्वीकार किया था कि उनमें फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी जैसे वकीलों के गुण नहीं हैं। तैयब जी को तो कई कानून ज़बानी याद थे। 1902 में बदरुद्दीन तैयब जी बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कहा जाता है कि तैयब जी ने तिरंगे के डिजाइन में भी भूमिका निभाई थी। इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ राज में लिखा है, मूल रूप से तिरंगे में उस चरखे का चित्र लगाया जाना था जिसका गांधी जी उपयोग करते थे, लेकिन वो पार्टी का चिन्ह था। तैयब जी ने सोचा कि इससे गलत संकेत जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद गांधी जी उसकी जगह अशोक चक्र अपनाने पर सहमत हुए, क्योंकि उनकी नजर में सम्राट अशोक का हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मान करते थे। इसके बाद एक रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार पर जो ध्वज लगाया गया, उसे तैयब जी की पत्नी सुरैया ने विशेष रूप से बनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान उसी ध्वज को अनुमोदित, स्वीकृत और आत्मसात किया गया तथा 15 अगस्त 1947 को वो भारत का आधिकारिक झंडा बन गया। भारत के इस महान सेनानी, राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर और कानून के ज्ञाता का निधन 26 अगस्त 1906 को लंदन में हृदय गति रुकने से हुआ था। क्या आप जानते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने असम के स्वाधीनता सेनानी कुशल कुंवर को फांसी क्यों दी? उन पर असम में ब्रिटिश सैनिकों को ले जा रही ट्रेन को पटरी से उतारने के आरोप लगाए गए थे। 10 अक्टूबर 1942 की रात 1:52 पर जब ट्रेन पटरी से उतरी तो वो गोलाघाट जिले में सरूपाथर रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। गवाहों के अनुसार इस दुर्घटना में करीब 1000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद इलाके में जबरदस्त अत्याचार और गिरफ्तारियों का दौर चला। इस दुर्घटना के सिलसिले में अनेक स्वाधीनता सेनानियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। उस दौरान कुशल कुंवर को लोगों ने भूमिगत होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कुंवर गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेता थे। इसलिए उन्हें भी फंसा दिया गया और 43 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। विचाराधीन कैदी के रूप में उन्हें जोरहाट जेल में 120 दिन रखा गया। इसके अलावा उन्हें 100 दिन एकांत कोठरी में कैद रखा गया। इसके बाद उन्हें 15 जून 1943 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अड़तीस वर्ष के स्वाधीनता सेनानी का जीवन अन्यायपूर्ण ढंग से बीता, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। 2016 में असम सरकार ने सरूपाथर के निकट बलिजान में इस शहीद के घर को संरक्षित करने का फैसला किया। आज की कड़ी में बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा,
चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और पुद्दुचेरी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या-क्या सुर्खियां हैं। मुकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। लोक सत्य की सुर्खी है, भारत डेनमार्क ने कई क्षेत्रों में किए हस्ताक्षर। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है ये भागीदारी। वीर अर्जुन के अनुसार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों ने 4 समझौते किए। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत डेनमार्क। जनसत्ता ने भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता की तैयारी पर सुर्खी दी है, रक्षा भागीदारी, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर। हिंदुस्तान ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान देते हुए लिखा है, जब तक चीन नहीं हटेगा हम भी डटे रहेंगे। पत्र के अनुसार भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता का एक और दौर आज होगा। हरी भूमि का शीर्षक है, कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों की हत्या से एक्शन में मोदी सरकार। केंद्र ने सेना के खोले हाथ, कहा चप्पा चप्पा खंगालकर घाटी से करो आतंकियों का सफाया। पहले आतंकी चुन चुन कर निपटाए जाएंगे, फिर उनको घाटी में खड़ा कराने वालों का सफाया किया जाएगा। राष्ट्रीय सहारा ने दिया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाएं 19 राज्य। अमर उजाला की सुर्खी है, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा नए टीकों के साथ देश में बढ़ेगा उत्पादन, कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं खुली रखने पर दिया जोर। दैनिक जागरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी देते हुए लिखा है, राम के बिना भारत अधूरा, महापुरुषों को सम्मान जरूरी। अदालत ने कहा कोई ईश्वर को माने या न माने, आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को कोई अधिकार नहीं। दैनिक भास्कर ने कटरा में नवरात्रि शीर्षक देते हुए लिखा है, बंदिशें हटी, सजा वैष्णो देवी का दरबार, सितंबर में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए, अब प्रतिदिन 25,000 से ज्यादा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैत्ते फ्रेडरिक्सन की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता का 13वां दौर आज सवेरे मोल्दो में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और आर्मीनिया की 4 दिन की यात्रा पर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 94 करोड़ 62 लाख से अधिक। भारतीय रेलवे आज से त्योहारों के लिए विशेष रेल सेवा शुरू कर रही है। और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।